सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश-विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं प्रोग्राम में पूनिया जी का स्वागत। बहुत-बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख करें खबरों का। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हर रोज़ की तरह ईरान, इज़राइल, अमेरिकी जंग के ऊपर 35वां दिन था। हर रोज़ की तरह हम नज़र बना के रखते हैं क्या कुछ हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। आज के नज़रिए से देखा जाए 35वां दिन का क्या कुछ लेकर आया है? देखिए 35वां दिन आज पश्चिम एशिया में जो वेस्ट एशिया के अंदर जो कुछ जंग का माहौल है, जंग चल रही है, उसमें हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। आज लगातार तनाव बना रहा। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने रहे। कई जगह पे अमेरिकी हमले हुए। अमेरिकी हमले में हमले जो हुए उनमें एक प्रमुख पुल को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत होने की खबर है। जबकि 95 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हमला उस समय हुआ जब पारसी लोग जो पारसी समुदाय के लोग हैं, वो उनका जो नववर्ष होता है नवरोज़, नवरोज़ का वो नवरोज़ को मना रहे थे। नेचर डे के तौर पे नवरोज़ को मनाया जाता है और इस हमले की ईरान ने कड़ी निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से खतरा लगभग खत्म हो चुका है और अमेरिका अपने रणनीतिक लक्ष्यों के करीब पहुँच चुका है। हालाँकि ज़मीनी जो स्थिति है उसमें अभी कुछ भी साफ होता दिख नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास अभी भी हथियार और मिसाइल हैं और जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उनका उतना कोई बड़ा महत्व नहीं है। तो अलग-अलग जो अपन कहें कि इस संघर्ष को लेकर, इस युद्ध को लेकर अलग-अलग विश्लेषण हैं। संघर्ष का दायरा आप देखिए कुवैत, बहरीन, कई ऐसी जगह लेबनान, इज़राइल काफ़ी इसका मतलब बड़ा दायरा हो चुका। वेस्ट एशिया सारा ही इस जंग में घिरा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है इज़राइल की तरफ से, उस वो भी काफ़ी मतलब अपनी किस्म का एक अलग मोर्चा खुला हुआ है। खैर हुँ। वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर साफ इसका असर दिख रहा है। डॉलर रुपया देखिए डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो ही रहा है। कच्चे तेल की कीमतें भी आप हम इसको लेकर बात कर ही रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ आप लगातार सुन रहे हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें लगातार पिछले 35 दिन से आप लोग सुन रहे हैं। ईरान एक आज एक खबर भी फ्लैश हुई कि ईरान ने अमेरिकी पायलट को हिरासत में ले लिया है, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि F-35 फाइटर जेट को मार गिराया गया है और ये भी कहा है कि हम पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों को अब ध्वस्त कर देंगे। जी। पहले दावा किया गया था कि इस जेट से जो पायलट जिसने अपनी कूद कर जान बचाई थी, उसको ईरान ने उसको कहीं न कहीं काबू कर लिया, अपनी हिरासत में ले लिया। लेकिन अभी तक ऐसी ऐसी कोई भी खबर ईरान मना कर रहा है कि हमारा हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अमेरिकी सेना ने कोह-गिले और बोयर अहमद जिले में सर्च ऑपरेशन चलाए हैं और वो अपने ब्लैक होक हेलीकॉप्टर और सी-130 हरकुलिस फाइटर जेट के ज़रिए वो ऐसा कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि वो अपने पायलट को ढूँढने की इन 2 जिलों में कोशिश कर रहे हैं। तो खबरें हैं अलग-अलग। जंग में जो मौत हैं वो तो बहुत मतलब अपन कहें कि बहुत अलग-अलग खबरें हैं। अब ब्रिटेन में जो 35 देशों की बैठक हुई थी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर, उसमें भारत ने भी अपना एक पक्ष रखा। भारत कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ के अंदर जो क्राइसिस है, उसमें हमने अभी तक 3 भारतीय नाविक खोए हैं, हमारे नाविक मारे जा चुके हैं। तो भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। लेकिन उस जो बैठक का उसका कोई ऐसे अपन कहें कि कोई उसका कोई सिट्टा निकला वो तो है ही नहीं। यमन के जी। जो हूती विद्रोही हैं, वो भी लगातार अटैक कर रहे हैं और इज़राइल को लेकर ही उनका सारा फ़ोकस इज़राइल के ऊपर है। अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहे। जो हूती लड़ाके हैं यमन के, वो इज़राइल को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो ख़ैर हुँ। अभी जी। बस यही है
कि अमेरिका की तरफ से तो आज पॉलिटिकल स्टैंड यही था, ट्रम्प ने भी यही कहा कि भई थोड़ा-सा और समय हमें अगर मिलेगा तो हम हॉर्मुज़ को खोल देंगे, हॉर्मुज़ में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तेल की सप्लाई दोबारा शुरू हो जाएगी और दुनिया को इसका फ़ायदा होगा। जी। और इससे आगे बढ़ें अगली खबर की ओर, तो भारत के 5 सबसे अमीर परिवारों की दौलत 6 साल में 400% बढ़ी है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, अब इस खबर के अंदर ही 2 खबरें हैं। जी, अ, 2 खबरें कैसे हैं कि जैसे हम पिछले 2 साल से अपने बुलेटिन्स में एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो के शेप की है। अमीर जी, और ज़्यादा अधिक अमीर हो रहे हैं और गरीब वहीं की वहीं खड़े हैं। जिन 5 बिग 5 की भारत के बिग 5 लोगों की बात कर रहे हो, 5 बड़े लोगों की बात कर रहे हो, कोरोना के बाद उनकी आय में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हुआ है। उन्होंने 6 साल के अंदर कोरोना के बाद 400% की बढ़ोतरी उनकी वेल्थ में हुई है। ये जो जी, डेटा है ये सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का है। टैक्स द टॉप, क्लोज़ द गैप, इस किस्म का एक अभियान भी भारत में कई लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल्थ ट्रैकर इंडिया 2026 इस रिपोर्ट का नाम है। इसमें देश के तकरीबन 1688 सबसे अमीर लोगों की दौलत का ब्यौरा दिया है, जो भारत की कुल जीडीपी का लगभग 50% है। और जी, इन अमीरों की जो व्यक्तिगत जो संपत्ति है वो 1000 करोड़ के पार है। देश की सबसे अमीर 1% आबादी के पास कुल देश की संपत्ति का, सारे देश के रिसोर्सेज़ का 40% है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। वहीं देश की जो नीचे की 50% की आबादी है, जो निचले 50 प्रतिशत है, उनके पास सिर्फ़ 6.4 सिर्फ़ 6% के आसपास संपत्ति है। और ये 2024 के बाद लगभग ऐसे ही दिख रहा है कि उसमें कुछ बदलाव हुआ नहीं है। यानी कि जो नीचे के जो 50% लोग हैं, उनकी जीवन में पिछले कई सालों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो ऐसे के ऐसे हैं और जो ऊपर वाले हैं उनकी 400 गुना जो वेल्थ है वो बढ़ रही है। तो इसी को कहते हैं के शेप रिकवरी। के में जो के फॉर काइट होता है उसमें एक डंडा जो के का ऊपर जाता है, तो ऐसे ही अमीर और अमीर होता जा रहा है और जो नीचे वाला डंडा है वो गरीब को दर्शा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये भारत की इकोनॉमिक रिकवरी का हाल है। तो ये रिपोर्ट जो है इसने पिछले साल भी हमने हर साल ये रिपोर्ट सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की तरफ से जारी की जाती है। पिछले साल भी हमने इसके बारे में बताया था और इस साल भी ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी। आगे बढ़ें तो केंद्र सरकार ने एक्स को एक और पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने मानवाधिकार के कामों को भारत विरोधी कंटेंट बता दिया है। एक्स के साथ खासी मिलकर बातें चल रही हैं। इधर पंजाब में भी बात चलती रहती है कि पंजाब पुलिस लगातार एक्स को ये नोटिस निकालती रहती है कि एक्स पे ये है, ऐसे इसको ऐसे करो, ऐसे कंटेंट को ऐसे हटा दिया जाए। तो ये चल क्या रहा है खास तौर पर सिर्फ एक्स के साथ है? देखिए, चल तो सोशल मीडिया के जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं, जैसे मेटा हो गया, मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम हो गए, यूट्यूब होगा, उनके साथ भी बड़ा मामला चल रहा है। आपको पता बिल्कुल। ही है कि पंजाब के कितने चैनलों को यूट्यूब और फेसबुक से भी ब्लॉक किया जाता है, एक्स से भी ब्लॉक किया जाता है। एक्स थोड़ा-सा स्टैंड लेने की कोशिश करता है, जैसे कल जो सुनवाई थी कोर्ट में, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में 19 जो हैंडल ब्लॉक किए थे, उसमें एक्स ने बोल दिया कि भई माननीय कोर्ट, आप इस जाँच करो, वो अकाउंट हमें तो ऐसे लगते नहीं कि जिनको ब्लॉक किया जाए, उनकी निजता के ऊपर हमला है ये तो, हाँ? ये तो सरकार हमारे ऊपर दबाव देके करवा रही है, तो ये बात बोल दिया। अभी एक्स आईटी जो मिनिस्ट्री है, उसने सोशल मीडिया के कुछ हैंडल्स को लेकर जानकारियाँ माँगी है। उनको ये कहा है कि ये जो हैंडल्स हैं, ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और जो अ, अलगाववादी नैरेटिव है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन राइट का क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, ये कई कई जो ट्विटर हैंडल हैं, इनकी जानकारियाँ दो, ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि जो आदमी या जो सोशल मीडिया अकाउंट ह्यूमन राइट का क्वेश्चन उठा रहा है, उसको जी, तो सम्मानित किया जाना चाहिए कि देखिए, इंसान के ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। लेकिन हो उल्टा रहा है, उसके
एक्सेस लॉगिन डिटेल्स माँगे जा रहे हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल, आईपी एड्रेस, तारीख, टाइम, पोर्ट, जीपीएस सारी जानकारियाँ माँगी जा रही हैं। तो हो आप मान के चलिए कि ये तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा दबाव और एक्स ने ये आरोप लगाया है। इसमें जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं खुर्रम परवेज़ उनके ऊपर भी 2021 में यूएपीए लगाया गया था। सेम अ, उनको जो जम्मू एंड कश्मीर कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी के वो मेंबर थे और उनके ऊपर भी इसी किस्म का कि भई ये तो यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन है। उनमें लोगों की डिटेंशन के ऊपर लिखते रहते हैं। ऐसे ही और भी फ्री खुर्रम हो गया और भी कई ऐसे हैं जैसे बसरत रेहान है, फ्रेंड ऑफ कश्मीर है, ऐसे कई सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट है। तो ऐसे कई अकाउंट हैं जिन अकाउंट्स को डिलीट भी किया जा चुका है, जिनकी जानकारी माँगी भी जा रही है। ये अकाउंट क्या करते हैं कि कश्मीर में जो इल्लीगल डिटेंशन्स हैं या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन जो इंडियन एजेंसीज़ या फिर पुलिस वगैरह वहाँ पे जो करते हैं, तो उनको वो हाइलाइट करते हैं। उनकी खबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गनाइज़ेशंस तक भी पहुँचाते हैं, उसके ऊपर मीडिया तक भी पहुँचाते हैं। तो इसलिए वो शायद मेरे को लगता है कि सरकार को चुभ रहा है और सरकार बेसिकली एक्स से कह रही है कि भाई इनकी जानकारी दो, ये तो एंटी इंडिया कंटेंट चला रहे हैं। गुरप्रीत, इसमें आपकी आवाज़ थोड़ी-सी मेरे को लगता है कि बीच में जी, गायब हो गई। जी, जी, जी। और आगे बढ़ें तो राजस्थान से खबर है कि जयपुर में जो पीने वाला पानी है, उसमें सीवरेज का पानी मिल जाने की वजह से हज़ारों से अधिक लोग बीमार हुए हैं। ये ऐसा मामला हमने पहले भी देखा है। हमने जो पहला मामला इससे पहले जो मामला देखा था, वो गुजरात में देखा था और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में तो 40 के आस-पास लोगों की मौत ही हो गई थी मौत हो गई खराब थी, बिल्कुल। हाँ, पीने के पानी से। सूरत में भी 2 लोगों की डेथ हुई थी और जो हज़ारों लोग हैं, वो उनको गंभीर तौर पर वो बीमार पड़ गए थे। ये मामला अब राजस्थान से आ रहा है, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी भी है और इंटरनेशनल टूरिस्टों को भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है जयपुर। तो जयपुर में एक इलाका सोडाला, वहाँ पर एक जो सीवेज लाइन थी उस वो उसका पानी जो ड्रिंकिंग वाटर की जो पाइपलाइन थी उसमें मिल रहा था जिसके कारण हज़ारों लोग बीमार पड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके इंडियन एक्सप्रेस हर अखबार ने इसके ऊपर कवरेज की है। हर घर में पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायतें आ रही हैं। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और ये 1 महीने पहले ये मामला शुरू हुआ था और 1 महीने तक से ये मामला चल रहा है जिसके कारण जो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं खासकर वो बहुत बीमार पड़े हैं। तो ख़ैर बातें बहुत बड़ी-बड़ी हो जाती हैं कि हम तो लाखों करोड़ रुपए एआई के ऊपर खर्च करेंगे। अरे आप बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, अब ड्रिंकिंग वाटर आप ठीक प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे हो और उसमें भी आप लगाइए कि हज़ारों लोग बीमार पड़ जा रहे हैं ऐसे खराब पानी और कितनी तो जानें ही चली गई थी इंदौर में। मुझे लगता है कि इंदौर की घटना के बाद सबक सीखा जाना चाहिए था लेकिन ख़ैर बड़ा अजीब है जो डेवलपमेंट के नाम पर या किसी चीज़ को रिपेयर करने के नाम पे सड़कें उखाड़ दी जाती हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन्स होती हैं वो लीक होती रहती हैं। सीवेज जो पाइप सीवर सीवर जो पाइप होती हैं वो भी लीक होती रहती हैं। आपस में उनका पानी मिलता रहता है गंदा और वही लोगों के पेट में जाता रहता है। वैसे तो जो वाटर पॉल्यूशन की जो कड़ी है उसको आप नदियों से ही देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे पंजाब है। पंजाब ऐसा सूबा है जो एकदम से जो हिमालयात से जो नदियाँ निकलती हैं, वो सबसे पहला मैदानी इलाका पंजाब है। जैसे ही वो हुँ, पंजाब में आती हैं नदियाँ, वो बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो अनट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है, उसका शिकार हो जाती हैं। लुधियाना की डाइंग इंडस्ट्री का मामला हो या और कितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं, वो सारा अपना अनट्रीटेड जो वाटर है, उसको नदियों में छोड़ देते हैं। वही उन्हीं नदियों से पानी नहरों के माध्यम से लोगों के घरों में जा रहा है, खेतों में जा रहा है और नहरों की सप्लाई जो अपन कहें कि जो इन नदियों से जो नहरें निकलती हैं, उन्हीं नहरों का पानी जो वाटर वर्क्स होते हैं, जो डिग्गी जिसको बोलते हैं बेसिकली, डिगों में जाता है जो गाँव में हमारी होती हैं, उन्हीं को ही फिर आगे पानी पीने के लिए भेज दिया जाता है। ज़मीन में भी अगर वो जाए वो पानी तो ज़मीन का जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसको भी तो वो प्रदूषित करता ही है। तो कड़ी बहुत भयंकर है। शहरों की जैसे मैंने बताया कि सीवर लाइन और वाटर पाइपलाइन नीचे फूटी रहती हैं, आपस में उनका पानी मिलता रहता है, तो जो नदियाँ हैं, नदियों में अनट्रीटेड सीवेज शहरों का सीवेज भी पड़ता रहता है। जैसे गंगा जी। नदी है भारत में, गंगा नदी
पवित्र भी नदी है और उस पवित्र नदी को दूषित करने में भी भारतीयों का ठीक-ठाक योगदान है। उसमें उत्तर प्रदेश में कितने ही ऐसे शहर हैं जिनका ओपन जो सीवेज है सिस्टम है, वो गंगा में पड़ता रहता है। तो आपको फीकल कोलिफॉर्म की भी जो कंटेंट था जब महाकुंभ चल रहा था, उस समय भी इसका बड़ा आया कि भई फीकल कंटेंट काफ़ी है इसमें। तो ख़ैर यही है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है भारत में को सीरियस कंसर्न है। बिल्कुल। और इससे आगे अगर बढ़ें तो केंद्र ने जब जब कहा केंद्र ने जब ये बात कही कि कोई भी गैस संकट नहीं है, ये दावा किया था। उसी के बीच में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से ये खबर आ रही है कि मेस प्रभावित हो रही है वहाँ पर। हाँ, ये गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है। वहाँ पर जो बच्चों हॉस्टल्स में जो बच्चे रहते हैं, उनकी मेस में सप्लाई ना होने के कारण उनकी मेस बंद हो गई हैं और हॉस्टल की जो बच्चे हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लकड़ी और इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खाली गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये खबर तो ख़ैर हाइलाइट इसलिए हो गई क्योंकि गुजरात मॉडल बहुत चिल्लाया जाता है। बिल्कुल। भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर एलपीजी की किल्लतें हैं। 50% के आसपास तो जो होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट और ढाबा इंडस्ट्री है, वही प्रभावित दिख रही है और हर जगह हम देख ही रहे हैं कि सिलेंडर के लिए बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ख़ैर गुजरात यूनिवर्सिटी से जो विज़ुअल आए, वो काफ़ी भयावह थे और साफ़ तौर पर मतलब ये लगा कि भई बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको उनके लिए भी अब एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, तो जो बहुत आम लोग हैं, उनके लिए क्या हो रहा होगा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो राघव चड्ढा का जवाब आया है जब उनको हटा दिया गया है उनके पद से, तो वो बोल रहे हैं कि मैं खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और इसके बाद एक्शन का रिएक्शन आना भी शुरू हो गया है। पहले तो एक्शन पार्टी ने किया, उसके बाद उन्होंने रिएक्ट किया। अभी जो उनका रिएक्शन है उसके आगे रिएक्शन जो आम आदमी पार्टी के अलग-अलग नेताओं के वीडियोज़ लगातार मैं देख रहा हूँ, वो राघव चड्ढा को नसीहत दे रहे हैं केजरीवाल पर की गई टिप्पणी को लेकर। क्या है सारा मामला? राघव चड्ढा का पहला बयान क्या आया जब उनको हटाया गया वहाँ से? और उसके बाद अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी आज ये बोल दिया कि भाई वो तो समोसों का मुद्दा उठा रहे हैं, पंजाब की बात नहीं करते। देखिए राघव चड्ढा ने कहा है कि मैं चुप हूँ, मेरे को खामोश करवाया गया है, लेकिन मैं सैलाब बन के आऊँगा। सैलाब बनकर तो आ ही सकते हैं, क्योंकि वो भेद ही रहे हैं। घर का भेदी लंका ढाए, तो जो केजरीवाल की लंका है, उसको तो वो ढा ही सकते हैं। उ उनको उनको जिस किस्म से जलील करके निकाला, जलील करके इसलिए कह रहा हूँ कि हर आम आदमी पार्टी का हर छोटा-बड़ा नेता अब उनके ऊपर डरपोक होने का, बीजेपी से सेटिंग करने का आरोप लगा रहा है। वो दिखता भी है, ख़ैर उन्होंने सेटिंग की भी, ये वो तो हम और आप जब बुलेटिन करते थे, जब वो केजरीवाल जेल के अंदर बैठे थे, तो वो इंग्लैंड में बड़े आराम से अपनी छुट्टियाँ एन्जॉय कर रहे थे, तो उससे समझ में आ रहा था कि वो भाग रहे थे। ख़ैर आम आदमी पार्टी ने अपने तर्क रखे हैं कि उन्होंने क्यों उनको हटाया है। उन्होंने जैसे पंजाब से वो राज्यसभा सांसद चुनकर गए थे, लेकिन आपको पता ही है कि उन्होंने पंजाब के कितने क मुद्दे उठाए, वो भी पता आरडीएफ का रूरल डेवलपमेंट फंड का मामला हो या और दूसरे मामले हों, उन उ उ राघव चड्ढा कभी बोलते नहीं दिखे। हाँ, फैंसी इस किस्म के जिनसे रील काटी जा सके ऐसे मुद्दे तो उठाते ही थे। आप मैंने भी आज एक तीखी टिप्पणी उनकी वीडियो के ऊपर की थी कि भई आप ऐसे कि इस किस्म के मुद्दे उठाते हो कि जिसमें लिखा होता है कि जिसमें होता है कि चाय के साथ समोसा फ्री मिलना चाहिए, चाय के साथ भुजिया फ्री मिलनी चाहिए। ये कोई मुद्दा थोड़ी ना है। आप हुँ। ऐसे-ऐसे मुद्दे उठाते हो, इससे सीरियस मुद्दे पंजाब में देखने को मिले, लेकिन किसी के ऊपर वो बात नहीं करी दिखते नहीं करते ही नहीं वो। और पार्टी लाइन जैसे अभी उन्होंने कहा कि जैसे पार्टी की लाइन थी कि भई बंगाल में और असम में जो वोटें काटी जा रही हैं और ममता बनर्जी और कापन ने साथ देना है, उनके साथ जो हो रहा है, उस मामले पे इश्यू रखना है और जो चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, उस पे घेरना है। लेकिन
हुआ नहीं। और जैसे ही मतलब और भी सीईसी को हटाने के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको हटाने के लिए जो पूरी चीज़ें हुई, मोशन मूव किया गया, उसमें भी भाई साहब कहीं नहीं दिखे, उन्होंने साइन ही नहीं किया। तो पार्टी लाइन को भी वो वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक हाथ से ताली बज रही है। अब आते हैं अगली बात पे। थोड़ा ऐसा नहीं है कि सिर्फ राघव चड्ढा की ही गलती है, थोड़ा आम आदमी पार्टी के भी चीज़ों के ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं। पहली बात तो ये कि राघव चड्ढा को हटा के उन्होंने डिप्टी लीडर किसे बनाया है? आप बताइए। मित्तल साहब को जो एलपीयू यूनिवर्सिटी है उनके जो चेयरमैन हैं। जी, भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, दावे से ये कह रहा हूँ कि एक बार अशोक मित्तल की प्रोफ़ाइल खोल लीजिए सोशल मीडिया, जी, और ये देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो बाकी नेता जेलों में थे, तो अशोक मित्तल साहब कितने कितने मुद्दे उठा रहे थे, वो भी चेक कर लो। बिल्कुल। ठीक है। अशोक मित्तल का क्या योगदान है? ये बताओ कि उनको राज्यसभा भेजा गया, ठीक है। एक तो वो अरविंद केजरीवाल की बिरादरी के हैं, वो एक समझ में आता है कि ठीक है, अपने बिरादरी भाई को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। लेकिन वो भी अगर मतलब अगर हम कास्टिज़्म का आरोप ना भी लगाएँ, हम ये कहें कि सिंपल आप 4 ऐसे कारण बताओ, तो वो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं मिलेंगे। और ना हुँ, ही वो आदमी कभी पंजाब के इश्यूज़ को लेकर वोकल रहता है। वो भी ऐसा ही है, उस राज्यसभा में अशोक मित्तल जब भी खड़े होके बोल रहा है, तो वो ऐसे इश्यू बोला जिसमें ना सरकार को कोई दिक्कत हो, ना आम आदमी पार्टी को कोई फ़र्क पड़े, ना किसी को कुछ फ़र्क पड़े। इस किस्म के कि एक ना एक जैसे मैं क्या बोलूँ इसको, इस बात को आसान भाषा में, जब ना कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो आपको शिक्षा देने लग जाते हैं। अब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए ग्रेजुएट हैं, ठीक है? जी, आपको कोई ये सिखाए कि बेटा माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए, ठीक हुँ, है? अब सुनने में तो ठीक है ये, पर क्या ये बात आपको पता नहीं है? आपको पता है कि हाँ, करनी चाहिए, सभी को पता है कि बिल्कुल। नई बात क्या है इसमें, एक बताओ? तो ये ऐसे मुद्दे उठाने वाले लोग हैं कि ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। ये कोई मुद्दे होते हैं? जब ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इश्यू उठा पा रहे। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के इश्यू उठा लेते। जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, तिहाड़ में डाला गया, जब कम से कम अशोक मित्तल बोल गरजते वहाँ पर खड़े होके राज्यसभा में, उनकी वीडियो दिखाओ, उनकी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि राघव चड्ढा के बदले जिसको आगे किया है, वो उसने क्या, उसका क्या योगदान है, वो भी एक बड़ी कहानी है। उसका भी कोई योगदान नहीं है। खैर, तो यही है कि राघव चड्ढा की तो ख़ैर विदाई तय ही है, बीजेपी में जाएँगे वो, आप देख लेना। हालाँकि राहुल गांधी के साथ भी उनकी कम्युनिकेशन पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छी है राघव चड्ढा की। इसलिए वो पर्सनल पीआर भी काफ़ी करवा रहे थे अपना कि दू पार्टी शिफ्ट करनी पड़े तो वो बार्गेनिंग ठीक कर पाएँ, अपने आप को बड़ा नेता दिखा पाएँ। ख़ैर, ये है जी मामला। बाकी तो निकालने वाले अलग-अलग मतलब तर्क निकाल ही रहे हैं, अलग-अलग बातें बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को ये लगता है कि वो आदमी पार्टी लाइन से लगातार भाग रहा था, तो पार्टी को अपने हिसाब से फैसला तो लेना था। हुँ, जी। और मौसम का क्या हाल है पूरे देश में? राजस्थान से खबर है कि रेगिस्तान में ओले गिर गए, 7 जिलों में बारिश और यूपी में, दिल्ली में धूल भरी आँधी चल रही है। देखिए, ओलावृष्टि तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कई जगह देखी गई है। जैसे पंजाब का भी जो इलाका है राजस्थान के लगता हुआ, या फिर कह लो कि थार डेज़र्ट की उसको एक्सटेंशन माना जाता है, फ़ाज़िलका जी, का इलाका, वहाँ पर भी ओले पड़े हैं। 15,000 एकड़ के आसपास फसल प्रभावित हुई है। गेहूँ की फसल में ठीक-ठाक नुकसान अब देखने को मिला। गेहूँ जो अपना बेसिकली अप्रैल का पहला हफ्ता होता है जब गेहूँ पक के तैयार हो जाता है। सुनहरी रंग के हो चुके हैं, गोल्डन कलर की जो कणक की फसल है वो हो चुकी है। और वो बिछ गई है। तो अब बड़ा मतलब झाड़ के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, और भी कई ऐसे दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत गैर मौसमी बारिश है। इसको इनको बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं कि अप्रैल में आपने कभी ओले गिरते सुने थे और अप्रैल में ओले गिर रहे हैं। तो ख़ैर ये है। और मतलब जम्मू कश्मीर में एवलांच का अलर्ट है, हिमाचल में भी एवलांच का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में धूल भरी आँधियाँ चल रही हैं। तो ये मौसम है नहीं वैसे आंधी चलने का, कणक की फसलें बिक जाएँगी, गेहूँ जो है वो बिल्कुल पका तैयार खड़ा है, अगर हवाएँ तेज़ चलेंगी तो फिर उसमें नुकसान तो होगा ही। पंजाब में बहुत बहुत ऐसे ज़िले हैं, इलाके हैं, फ़ाज़िलका हो गया, मुक्तसर हो गया, या फिर फ़रीदकोट हो गया, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। हुँ, जी, बिल्कुल।
और कांग्रेस ने 2 विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी माना है, 2 विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, ये बताया जा रहा है क्योंकि वैसे तो ये भर के एक बस में या फिर कह लें टेम्पो ट्रैवलर में इधर-उधर लेकर घूम रहे थे, लेकिन वोट तो कहीं डालनी थी। देखिए बमुश्किल अपनी इज़्ज़त जो है वो का हरियाणा में कांग्रेस ने बचाई है। 37 विधायक थे, 31 वोटें चाहिए थी, लेकिन 9 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दी। वो तो भला हो अपन कहें कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, उसके विधायकों ने वोट नहीं डाली और उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया। अगर वो गलती से निर्दलीय कैंडिडेट जो बीजेपी ने खड़ा किया था, उसको वोट डाल देते, तो राज्यसभा में अपना कैंडिडेट हरियाणा से राज्यसभा में नहीं भेज पाते हरियाणा कांग्रेस। ख़ैर, अभी तो यही है प्राइमरी उनकी कमेटी वग़ैरह बना रखी है, उसके सामने आज पेश हुए थे। 2 विधायकों ने मान लिया है कि हाँ, हाँ, हमने क्रॉस वोट की है। इसमें शैली चौधरी हैं, नारायणगढ़ से, सडौरा से रेनू बाला हैं, दोनों बैठक में पहुँची थी। मोहम्मद इलियास और हथीन के विधायक हैं मोहम्मद इसराइल, वो दोनों मीटिंग में नहीं पहुँचे, उनका कोई जवाब नहीं आया। क्रॉस वोट तो उन्होंने भी किया, 4 वोटें कैंसल भी हुई हैं। जरनैल सिंह का भी नाम है, जरनैल सिंह ने भी वोट क्रॉस की है। तो ख़ैर अब देखते हैं कि क्या मामला है। एक कमिटी जो बनी है, इसमें देखना होगा कि क्या उसका फ़ैसला आता है। मेरे को नहीं लगता कि कुछ कर पाएँगी ये जो कमेटी बनी है। कांग्रेस के विधायक ऐसे ही, और वो तो देखो आप, उड़ीसा में तो हार ही गई, बिहार में देखो, और उड़ीसा में तो जो वो लड़की थी वो बीजेपी में भी शामिल हो गई है। बिहार में जो कांग्रेस के 5 विधायक हैं वो गायब हैं, वो पार्टी की मीटिंगों में शामिल ही नहीं हो रहे। तो बड़ा बुरा हाल है कांग्रेस के विधायकों का। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ पर समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद।